नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो? आइए लास्ट सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना था कि सरल रेखा में जो गति होती है उसको परिभाषित करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर की आवश्यकता होती है वो पढ़े थे। जैसे स्थिति सदिश क्या होता है, वस्तु की स्थिति क्या होती है, उनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। उसमें हमने क्या क्या जाना? निर्देशांक तंत्र क्या होते हैं, यानी कोई वस्तु कहाँ पर है, इस दुनिया में आप कहाँ पर हो उसको पता करने के लिए, आप जहां कहीं पर भी हो उसको पता करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? निर्देशांक की आवश्यकता है। जैसे एरोप्लेन उड़ रही है तो वो कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड पॉइंट चाहिए, उसके निर्देशांक चाहिए। उसको बताने के लिए हमारे पास होता है निर्देशांक तंत्र होता है। उसके बारे में हमने पढ़ लिया। वो कैसा होता है? वो हमारे कमरे के अंदर जो कोना होता है, इस कमरे के अंदर जैसे कोना है तो उस कोने को आप समझ लीजिए, उसके अंदर एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। इस तरह से हमने उसके बारे में पता किया था। आपने ये भी जाना था कि एक्स एक्सिस को हमने जिस दिशा में निरूपित करते हैं उसे आई कैप से लिखा जाता है, वाई को जे कैप से लिखा जाता है, जेड को के कैप से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा कि यदि वस्तु सिर्फ एक ही लाइन में जा रही है, यानी उस कमरे के कोने में सिर्फ एक कोने 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 चलती है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखा में गति कहते हैं, यानी एक दिशा में गति कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। उस एक विमीय गति का हमने क्या क्या जाना? उस एक विमीय गति की हमने स्थिति जानी। वो इस दुनिया में कहां पर है, चीटी चल रही है, इस लाइन के सहारे सहारे, बोर्ड के सहारे सहारे चल रही है, वो अभी कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। कौन सी जगह पर है? वो क्या कहलाएगी? उसकी स्थिति कहलाएगी। फिर हमने उसके बारे में क्या पढ़ा? उसका वेग क्या है, वो कितने वेग से चल रही है, यानी कितने समय में वो कितनी दूरी तय करती है, कितना विस्थापन तय करती है, कितनी दूरी में कितना विस्थापन तय करती है, वो भी हमने जान लिया। फिर हमने वेग में जाना औसत वेग, यानी उसका औसत वेग कितना है। फिर हमने जाना उसका तात्क्षणिक वेग, यानी किसी क्षण पर उसका वेग कितना है। फिर हमने क्या जाना? चाल क्या होती है। फिर हमने जाना औसत चाल क्या होती है। आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो उस टाइम पर आपके सामने जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है? चाल बताता है। तो हमने चाल के बारे में जान लिया, औसत चाल के बारे में जान लिया, तात्क्षणिक चाल के बारे में जान लिया। अब हम जानने वाले हैं त्वरण क्या होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है त्वरण, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन। गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उस मोटरसाइकिल में एक तरफ होता है क्लच, दूसरी तरफ होता है एक्सीलरेटर, जिसे आप क्या बोलते हो? रेस देने के लिए जो काम आता है वो एक्सीलरेट करता है, वो त्वरित करता है, उस गाड़ी के वेग को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को समय के साथ बढ़ा सकता है। और ब्रेक लगाओगे तो क्या करो? ब्रेक क्या है? ब्रेक क्या काम करता है? डी एक्सीलरेट करता है, मंदित करता है, वो भी त्वरण का ही भाई है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, है ना। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो क्या है? गाड़ी को तेज भगाना हो या गाड़ी को रोकने वाला जो टॉपिक है वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? सरल रेखा में गति के लिए जो त्वरण है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? त्वरण। तो टॉपिक लिखिए, त्वरण या एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से निरूपित किया जाता है।
स्मॉल ए से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तथा विमा मीटर को एल से और समय को टी से, तो एल टी की घात -2 विमा होती है। ठीक है। अब जैसे इसका सूत्र लिखें, त्वरण ए बराबर वेग बटे समयांतराल, ये आपने 9th क्लास में वैसे पढ़े हैं, गति का जो चैप्टर आता है उसमें हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, बस उसको थोड़ा विस्तार से और जानने की कोशिश करते हैं। यानी वेग बटा समयांतराल, इसको आप वेग को और आगे लिख सकते हो, वेग को आप क्या लिख सकते हो, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समयांतराल, और बटे में भी क्या आ गया, समयांतराल। तो समयांतराल देखो, इसके बटे में ये, बटे में ये, तो ऐसी राशि को कैसे सोल्व करते हो, इसके बटे में कोई नहीं है तो एक मान लो, और फिर इसका क्या कर दो, पैर उल्टा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, विस्थापन बटे समयांतराल गुणा, ये 1 बटे हो गया ना, तो 1 बटे समयांतराल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, विस्थापन बटे समयांतराल का स्क्वायर, 2 बार आ गए ना, इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, दोनों की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, विस्थापन बटे समयांतराल का स्क्वायर। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे लिखें, तो इसे आपको क्या बोल दो, v, और समय को बोल दो t, और अंतर जैसे, हाँ इसको ऐसे लिख दो, और यहां पर विस्थापन को मैंने क्या लिखा था, डेल x, और त्वरण समय को क्या लिखा था, डेल t, तो डेल t का क्या हो गया, स्क्वायर, डेल x बटे डेल t का। अब इसका देखो और आसान सा फॉर्मूला और बनाते हैं, औसत त्वरण, औसत त्वरण कैसे लिखा जाएगा, ए एवरेज बराबर डेल वेग में परिवर्तन की दर, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, है ना, यहां आप इसको डेल वी बटा डेल टी भी लिख सकते हो, या वेग में परिवर्तन की दर। फिर मैंने आपको कल बताया था तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक, चलो नेक्स्ट पेज में लिखा देंगे, इतना लिख लो एक बार, तो हमने देखा कि जो औसत त्वरण होता है, औसत त्वरण होता है वो आता है डेल वी बटा डेल टी। कल हमने डिस्कस किया था कि जो अंतर होता है, किसी में भी अंतर होता है, उसको 4 सिंबल से हम निरूपित कर सकते हैं। सारे के सारे कौन से ऑपरेटर हैं, डेल ऑपरेटर है, डेल, डेल्टा बोल सकते हो आपसे, डेल्टा ऑपरेटर संकारक बोलते हैं। ये सारे के सारे किसके अंतर को बताते हैं, अलग अलग भौतिक राशियों के अंतर को बताते हैं। जैसे समय, 1 घंटा 1 मिनट का अंतर हो तो ये, 1 सेकंड हो तो ये, मिली सेकंड हो तो ये, समझ गए ना। यानी समय का अंतर यदि बहुत कम है तो ऐसा संकेत यूज करेंगे, उससे ज्यादा अंतर है तो ये, उससे ज्यादा अंतर है तो ये, उससे ज्यादा अंतर है तो ये। जैसे 2 साल के बीच का अंतर बोल दे कि भाई इसकी उम्र जो है अभी 2 साल हो गई, तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, इतनी हो गई, है ना। तो लंबाई में वृद्धि को निरूपित करना चाहते हैं हम समय के साथ, तो समय का अंतर इससे लिखा जाएगा, फिर 2 साल हो गए। यदि ऐसे कह दें कि
मिली सेकेंड में परिवर्तन हो गया। जैसे दही के अंदर हमने क्या डाल दिया, लैक्टोबैसिलस डाल दिया, उसके अंदर जीवाणु डाल दिया, तो उसमें थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, जीवाणु बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो किस में आ जाएंगे, स्मॉल डी से लिख देंगे या इससे लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी पूरी रात भर का समय लगता है, हाथों हाथों नहीं बनते। कुछ चीजें ऐसे दूध फट जाता है, दूध दही फट के दही बन जाता है, तो वो मिली सेकेंड का काम है। तो ये वाला संकेत यूज कर लेंगे, यानी जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को निरूपित करने के लिए हम संकेत यूज करते हैं, और वो संकेत इस तरह से। तो यहाँ परिवर्तन को निरूपित करने के लिए, वेग में परिवर्तन को निरूपित करने के लिए मैंने ये वाला काम में लिया है ना। अब इससे भी हम बदलाव लेंगे, बदलाव किस में लेंगे, तात्क्षणिक वेग में। तात्क्षणिक त्वरण क्या कहता है, किसी नाम में पता चल पा रहा है, क्षण पर, किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण पर वस्तु का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण को लिखने का जो तरीका है, यानी नीचे लिख लेना, तात्क्षणिक संकेत कौन सा यूज करेंगे, लिमिट। इस समय अंतराल को मैं घटा के क्या कर दूं, क्षण कर दूं। समय अंतराल अब पहले मिनट में था, अब किस में हो गया, मिली सेकेंड में हो गया। अब क्षण जो है, यानी किसी क्षण पर लिमिट लगा दिया मैंने, समय में क्या लगा दी, एक लिमिट लगा दी कि 0 के आसपास है। इसका मतलब क्या है, 0 की ओर अग्रसित हो रहा है। इस तीर का मतलब यह है, ये जो समय का जो अंतर है वो किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। यानी 0 तो नहीं है, पर मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में अंतर बहुत कम है। तो अंतर बहुत कम है, तो ये डेल वी बटा डेल टी किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा डी, किस में ले जाऊं, ये कम अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो डीवी बटा dt। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पर उस टाइम पर आपने समझा नहीं होगा कि ये दोनों चीज एक ही है। क्या दोनों चीज एक ही है, पर अंतर जो है वो ये ज्यादा को बताता है, ये कम को बताता है। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, पूरा पूरा अलग है, दोनों का अंतर अलग अलग है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, तात्क्षणिक त्वरण को। त्वरण एक सदिश राशि होती है, यानी इसकी दिशा होती है, एक सदिश राशि होती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। यह धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। यानी त्वरण जो है धनात्मक होगा तो गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, ऋणात्मक होगा तो ब्रेक लगेगा यानी गाड़ी रुकेगी, और शून्य होगा तो गाड़ी एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से, एकदम स्लो रफ्तार से या फास्ट रफ्तार से चल रही है तो उसी रफ्तार से चलती रहेगी, वो कभी भी रुकने वाली नहीं है। इस प्रकार हम त्वरण को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमने देखा कि त्वरण जो होता है, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, उसका सूत्र हमने देखा, A इक्वल टू dv अपॉन dt। यानी वेग में परिवर्तन किसको बताता है, त्वरण को बताता है। यदि आपको कोई कह दे कि एक ग्राफ है, इधर वेग है और इधर समय है, और वेग जो समय के साथ इस प्रकार बढ़ रहा है, यानी उस वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है। अब यदि आपसे कोई कहे कि बताइए इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन बराबर क्या, वेग बराबर हमने क्या पढ़ा था, देखो बहुत ही आसान सा है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार इससे पूछा जाता है। यानी वेग बराबर हमने क्या पढ़ा, विस्थापन बटे समय, ये होता है।
और विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय। इसको थोड़ा चलो और थोड़ा सा आसान बना देता हूं, यानी वेग समय के साथ नियत है, कहां तक, यहां तक, ये t0 है, ये t है, यहां तक नियत है। बताओ वेग, ये वाला तो है वेग और ये वाला क्या है, समय अंतराल। ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आमने सामने की भुजा का इसका इस भुजा का गुणनफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। इस भुजा को और इस भुजा को गुणा कर दो, इस भुजा में क्या है वेग, इस भुजा में क्या है समय। वेग को समय से गुणा करने पर क्या आएगा, विस्थापन। यानी ध्यान रखना, बहुत तगड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जो क्षेत्रफल है वो किसको निरूपित करता है, विस्थापन। तो यहां पर लाइन क्या लिखेंगे अपने, वेग समय आलेख का क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटे, विस्थापन को व्यक्त करता है। यानी मुझे विस्थापन ज्ञात करना हो, आपको वेग दे रखा हो, समय दे रखा हो, यदि आपने उसका ग्राफ खींचा हो तो उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो, आपको किसका मालूम हो जाएगा, विस्थापन का मान मालूम है हो जाएगा। नीट IIT के अंदर आने वाले क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट आते हैं। दिखने में बहुत छोटी बात है पर ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको नोट कर लेना। क्योंकि इस आलेख का जो क्षेत्रफल है, अब आपसे देखो मैं इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूं जो आपके लिए आसान रहेगा। एग्जांपल जैसे यदि एक वस्तु है, उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, कितने समय में, और इस प्रकार चलता है वो, पहले 2, फिर नेक्स्ट सेकंड में 3, फिर 4, इस तरह से ये 0 पर चला और ये यहां पर इसका हो गया 5 सेकंड, नहीं 4 सेकंड बोल देता हूं चलो। तो यहां पर इसका 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हर सेकंड इसका वेग कितना बढ़ता है, 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। यानी इसका वेग समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए ये वस्तु कितना विस्थापन तय करेगी, करो कैलकुलेट करो, देखें आप, पता चलेगा आपने कितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है। इस पूरे आलेख का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये पूरा आलेख है। अब बताओ ऐसा जो ऐसी आकृति आपने कहीं देखी है क्या, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना होगा। बताओ ऐसी आकृति देखी है क्या आपने कहीं, कहीं नहीं देखी। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे। कैसे कैसे टुकड़े करने पड़ेंगे, एक तो बन गया समकोण त्रिभुज, एक बन गया आयत, बन गया ना। इसकी ये वाली भुजा कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड, ये वाली भुजा कितनी है, 4 सेकंड, ये वाली भुजा कितनी है, 10 में से 2 गए 8 मीटर प्रति सेकंड, और ये वाली भुजा 4 दे रखी है। अब तो निकाल सकते हो। तो आलेख का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर, इसको मैं लिख दूं O A B C और D। तो विस्थापन बराबर है आयत किसका, O A B D का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, O B C का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल यदि मेरे पास आ जाए तो मैं क्या बता दूंगा, वो क्या हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। तो निकालो बेटे क्या हो जाएगा, OBD का क्षेत्रफल क्या होगा,
लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी दे रखी है 4, चौड़ाई कितनी दे रखी है 2, प्लस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है ओबी 4, ऊंचाई कितनी दे रखी है 8, 4 दूनी 8, ये भी क्या हो गया 16, कितना आया 24, किस में आया मीटर में, ये आ गया। बहुत आसान सा है ने, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कर लीजिए। देखो बच्चों, इसी तरीके का एक उदाहरण आपके सामने ये है, जिसमें ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ ओ ए बी जी एफ ई डी, इस तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी ज्योमेट्री होगी, एक आयत हो गया, आयत ओ ए बी और सी, आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एफ बी जी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। आपको ये तो मालूम होगा 10वीं क्लास में आपने पढ़ा, समकोण त्रिभुज में हमेशा ये बिंदु सी, जो सी है बी है, ये हमेशा सेंटर में लिए जाते हैं, ये तो ध्यान है ना, ये हमेशा बीच में लिए जाते हैं। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई मैंने आपको यहां पर कितनी बता दी, लंबाई दे रखा है 8 सेकेंड, तो 8 गुणा चौड़ाई कितनी है 5, इसको ब्रैकेट में ले लेना वरना बोर्ड मास करना पड़ेगा आपको इसका। त्रिभुज एफ बी जी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 2 और ऊंचाई कितनी है 5, इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस ई सी डी का क्षेत्रफल 1/2, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, गुणा आधार 2 सेकेंड, ऊंचाई कितनी 5, ये भी 5, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 8 पंजो 40 प्लस 5 कितना हो गया 50, क्या मीटर, यानी विस्थापन किस में आ गया 50 मीटर। इस तरीके से हम, यदि हमारे पास वेग समय आरेख दे रखा है तो उसकी मदद से हम विस्थापन का मान निकाल सकते हैं। इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है। इसी प्रकार यदि हमारे पास त्वरण समय ग्राफ दे रखा हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। आइए उस पर भी आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो त्वरण समय जो ग्राफ है, त्वरण समय ग्राफ क्या बताता है, देखिए इधर त्वरण ले लिया मैंने, जिसे ए से निरूपित करूंगा, इधर समय से। बताओ मेरे प्यारे दोस्त, त्वरण और समय को जब गुणा करते हैं, क्योंकि यहां यदि मैंने आयत ले लिया तो इसका क्या आएगा त्वरण गुणा समय आएगा, और त्वरण गुणा समय कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास त्वरण गुणा समय। वो किसको निरूपित करेगा वो पता करना है ना अपने को, तो पहले त्वरण का फॉर्मूला बताइए। त्वरण बराबर क्या पढ़ा हमने, वेग बटा समय, तो वेग बराबर त्वरण गुणा समय। बताओ कितनी अच्छी बात है। यदि आपको त्वरण और समय के बीच में ग्राफ दे दिया तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो। वो वस्तु किस वेग से चल रही है उसके बारे में हम बता सकते हैं। आइए इस तरीके का कोई उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। सिंपल सा उदाहरण क्या है, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यदि 2 सेकेंड की बात करें तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा कर दो, 10 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं।